फिल्म कैरो मिस्र में खुलती है, जहां सड़कों में जनता का अशांति दिखाई देती है। एक प्रोलॉग के अनुसार एक अमेरिकी पुरातत्वविदों की टीम ने रेगिस्तान के नीचे एक नया पिरामिड खोज निकाला है। स्थानीय लोगों को यह मान्यता है कि पिरामिड पर अभिशाप है और इसका खुलासा आवश्यकतापूर्ण प्रलय का कारण होगा। अशांति के बीच एक डॉक्यूमेंट्री क्रू आता है जो मिस्री इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व खोजों में से एक को फिल्माने के लिए आया है। मुझे उम्मीद है कि यह मेक्सिको में उन एलियंस से बेहतर होगा। साइट पर पहुंचने के बाद एक समाचार पत्रकार सनी कैमरामैन फित्जी के साथ रिपोर्ट करना शुरू करती है। वे पिरामिड की फुटेज दिखाते हैं और इसकी असाधारण प्रकृति को जोर देते हैं। गिजा की पारंपरिक 4 ओर वाली पिरामिडों के विपरीत यह विशेष रूप से 3 ओरों के साथ निकलता है। सनी बताती है कि डॉक्टर माइल्स होल्डन और उनकी बेटी नोरा, एक पुरातत्वविदों का जोड़, अपनी अद्वितीय खोज के साथ इतिहास को दोबारा लिखने की क्षमता रखते हैं। सनी जारी रखते हुए इस वास्तुकला की अद्वितीयता की व्याख्या करते हुए उन्हें लगातार कुत्तों के भौंकने से व्यवधान होता है। इसके बाद वो डॉक्टर माइल्स को बुलाती है, माइल्स होल्डन, और उनसे उनकी खोज की विशेषताओं के बारे में प्रश्न पूछती है। माइल्स स्पष्ट करते हैं कि कुछ प्राचीन पाठों में इन भूगोलीय क्षेत्रों का उल्लेख है जो खोए हुए अखेनातन की पिरामिड के संभावित स्थानों के रूप में हो सकते हैं। उन्हें ये संभावना है कि इसका संबंध उनकी खोज की असामान्य 3 ओरी वास्तुकला से हो सकता है। इसके बाद क्रू नोरा के पास जाता है, जो कैमरे पर स्पष्ट करती है कि 3 ओरी पिरामिड राजा अखेनातन की पिरामिड नहीं है। वह और कहती है कि वे संरचना सतह के नीचे दबी हुई है। वह समझाती है कि रेत को इतनी ऊंची बनाने में हजारों वर्ष लगते हैं, जिसका मतलब है कि पिरामिड संरचना अखेनाटन के शासन के पहले की पीढ़ी की है। जब सनी उपयोग करने के बारे में पूछती है, तो नोरा बताती है कि कई वैज्ञानिक नवाचार को अपनाने या पारंपरिक तरीकों से भटकने से संकोच करते हैं। बाद में माइल्स और टोनोरा सनी को धरती के चारों ओर घूमने वाले एक सैटेलाइट के बारे में बताते हैं और उस स्थान को दिखाते हैं जहां पिरामिड स्थित है। उन्होंने एक टनल खोज लिया है जिससे वे पिरामिड में प्रवेश कर सकते हैं, जो सीधे उसके शिखर तक जाता है। बस शिखर ही वादा किया गया है। सनी को ये देखकर रुचि होती है और वह और सैटेलाइट के बारे में और जानना चाहती है। तो नोरा कहती है कि उसे एक लेख से प्रेरित हुई थी जिसका शीर्षक है सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यह मेक्सिको के बाहरी जीवों से है। फिर सनी पूछती है कि क्या बाहरी जीव धरती पर जाने के लिए पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नोरा हंसते हुए कहती है कि वह ऐसे सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करती है। उनकी बातचीत के दौरान माइल्स सनी को सूचित करने की कोशिश करता है कि वे सैटेलाइट के बारे में चर्चा छोड़ दें और उन्हें पुरातत्व पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि सनी यह विवादित करती है कि सैटेलाइट संदेहास्पद है क्योंकि यह पुरातत्व में एक नए युग की शुरुआत को प्रतिष्ठित करता है। यह असहमति माइल्स को दुखी करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राकृतिक पुरातत्व की मूल तत्व तकनीकी प्रगति के बीच खो रहा है। हमें इसके लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करना चाहिए, बस इसी तरह जैसे जो इन चीजों को बनाते थे। शाम के समय नोरा अपनी मां के साथ फोन पर है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह मिशन के दौरान सुरक्षित रहेगी। तभी वह अपने बॉयफ्रेंड और सह टीम सदस्य माइकल जहीर द्वारा डिजाइन किए गए एक दूरस्थ चालित रोवर वाहन शॉटी को देखती है। ये पता चलता है कि शॉटी को मॉस रोविंग के लिए पहले से ही नासा द्वारा विकसित किया गया था, जो उन्हें कठिन भूमि में नेविगेट करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें अंतर्दृष्टि और श्रव्य डेटा दोनों को कैप्चर करने की सुविधा है। पिरामिड के अंदर पहुंचने के बाद शॉटी कमांड सेंटर को वास्तविक समय में फुटेज ट्रांसमिट करेगा, मिशन को मूल्यवान सहायता प्रदान करते हुए। अगले दिन टनल को तोड़ने के लिए नियुक्त किए गए मिस्री मजदूर माइल्स को बताते हैं कि उन्होंने पिरामिड के अंदर रास्ता ढूंढ लिया है। इसकी खबर सुनकर मुस्कान, टीम, सनी और उसकी समाचार रिपोर्टिंग क्रू तालाब की ओर दौड़ते हैं। अंतिम पत्थर हटाने के बाद एक अप्रत्याशित विस्फोट होता है, जिससे विषाक्त गैस और कवक का मिश्रण उस परिसर को घेर लेता है। इस हवा को सांस लेने वाले एक टीम सदस्य को घबराहट की स्थिति होती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ने से पहले चिकित्सा कर्मी त्वरित रूप से पहुंचते हैं और उसे बचाते हैं। कुछ ही समय बाद माइल्स को मंत्रालय से एक संदेश मिलता है। ऊपर चढ़ते ही वे विभिन्न वस्तुओं और संरचनाओं के साथ सामने आते हैं, जो उन्हें और भी ज्यादा जिज्ञासु बनाते हैं। नोरा एक धातुरी संरचना भी ढूंढते हैं जिस पर सूखे खून के दाग हैं। यह एक चेतावनी संकेत होने के बावजूद वो बिना किसी चिंता के नमूने को आगे की जांच के लिए ले लेती है। उनकी अवधारणा के बादशाही तार का समर्थन करने वाला माइल्स अप्रत्याशित रूप से टूट जाता है, जिससे टीम को अपने दिशा निर्देश का एहसास नहीं रहता है। स्पष्ट मार्ग के बिना फंसे हुए वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहां माइकल अपनी गायब रोवर का पता लगाता है।
हालांकि कमरे की नाजुक फर्श उनके नीचे टूट जाता है, जिससे टीम गड्ढे में गिर जाती है। स्थिति को और भी खराब करने के लिए एक बड़ा टुकड़ा मलबे के ऊपर गिरता है, जिससे माइकल पर गिरता है, उसकी टांग को कुचलता है और उसे फंसा देता है। टीम उसे मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करती है, लेकिन नतीजा नहीं मिलता है। उनकी संघर्ष के बीच सोनी एक छिद्र ढूंढती है, इसलिए वह उठती है और बाहर निकलने और सहायता की तलाश में जाने का निर्णय लेती है। लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगती है, उसे एक दुर्बल भावना वाला पशु हमला करता है, जो उसके चेहरे पर खरोंच करता है। वो वापस हटने के लिए मजबूर होती है। थोड़ी देर बाद माइल्स एक दरवाजा खोजता है और उसकी नक्काशी पढ़ता है, जो उन्हें उसके अंदर न जाने की चेतावनी देती है। फिर उसने सुझाव दिया है कि वे सेना उन्हें ढूंढने आती है, तब तक इंतजार करें। हालांकि नोरा इससे असहमत है, क्योंकि माइकल के पास ज्यादा समय नहीं है और उसे अकेले छोड़ने से पहले दूसरा रास्ता ढूंढने का विकल्प चुनती है। वो उसे एक टॉर्च देती है और उसे चुंबन देती है, वादा करती है कि वो वापस आएगी। लेकिन कुछ मिनटों बाद समूह माइकल की चीखें सुनता है, जिससे माइल्स और नोरा उसकी मदद के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। जब वे स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें केवल एक टुकड़ी टांग पत्थर के नीचे पिन हुई मिलती है। जमीन पर खून के दाग इसका संकेत देते हैं कि उसे किसी प्रकार के रक्त पिपासु प्राणी ने खाया गया है। ये दुखद घटना नोरा को बहुत दुखी करती है, लेकिन उसके पिता उसे टीम के साथ रहने और बाहर निकलने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने की प्रोत्साहन देते हैं। जब वे सनी और फित्सी के साथ मिलते हैं, माइल्स सच्चाई छिपाता है और उन्हें बताता है कि माइकल ने पत्थर को हिलाने की कोशिश करते हुए अपने आप को कुचल दिया। टीम फिर गुफा के माध्यम से आगे बढ़ती है और नोरा को लगता है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। वे सही साबित होती हैं, क्योंकि वे जल्द ही कई जानवरों के समूह द्वारा पीछा किए जाते हैं। एक आतंक की स्थिति में वे अपनी गति को तेज करते हैं और शादिद के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें बचाने के लिए वहां है। सैनिक सबसे छोटे जानवरों को मार देता है, लेकिन अंत में उसे एक बड़े शिकारी ने हमला कर दिया जाता है और उसे खा जाता है। इसे देखकर माइल्स जल्दी से सभी लाइट्स को बंद करवाता है और शांति से एक कोने में छिप जाने के लिए समूह को मजबूर करता है। यकीनन ये चीजें अंधेरे में देखने के लिए विकसित नहीं हुई हैं। इस तनावपूर्ण पल में फित्सी को ध्यान आता है कि सनी के चेहरे के निशान संक्रमित हो रहे हैं और उसकी आंखें भी अच्छी नहीं दिख रही हैं। कुछ समय बाद टीम को एक उकीरने वाली दीवार मिलती है, जो मृत्यु की किताब के पाठों को चित्रित करती है और अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए इसके मार्गदर्शन को दर्शाती है। माइल्स ये समझाता है कि यह मृत्यु की देवी अनुबिस द्वारा आत्माओं को तोले जाते हैं, सत्य की देवी मोज द्वारा रखे गए विशाल तराजू के खिलाफ। अगर तराजू संतुलित होता है तो आत्माएं आगे के जीवन में जाती हैं। इसके बाद समूह एक और गुफा में प्रवेश करता है, जहां माइल्स अनजाने में एक यंत्र को सक्रिय कर देता है, एक रेतीला दफन जाल। अब जब गुफा रेत से भरने लगती है, समूह अपनी जान बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके दौड़ता है। हाहाकार में सनी एक गड्ढे में गिर जाती है और कई कीलों से चुभती है। दूसरों को उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपनी चोटों के बावजूद शोक में डूब जाती है। वे सभी उसकी हानि का शोक मनाते हैं, लेकिन उन्हें एक बाहर निकलने की तलाश में जारी रखना होगा। कुछ समय बाद बेवकूफी से चलते हुए वे शॉटी का एक और खोया हुआ हिस्सा पाते हैं। फित्सी को यह मालूम होता है कि इसका एंटीना बाहरी दुनिया के साथ संचार स्थापित करने के लिए पुनर्निर्मित किया जा सकता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से रोवर को अपने साथी के साथ फिर से तार जोड़ता है, छिपे हुए दरवाजे की खोज करते हैं और उसे खोलने में कामयाब होते हैं, जिससे उन्हें मृतकों के लिए एक मार्ग प्रकट होता है। अंदर जाते ही उन्हें एक चौंकाने वाली दृश्य का सामना करना पड़ता है, कई मृतकों के शवों के साथ। समूह और आगे खोज करते हुए वे एक 19वीं सदी के खोजकर्ता के शव और उनकी जर्नल का पता लगाते हैं, जिसमें एक पोटेंशियल भविष्य के लिए एक भागने का रास्ता वर्णित है। हालांकि जब वे जानकारी को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार होते हैं, तब एक पंजा वाला हाथ अचानक माइल्स की छाती से निकलता है। डॉक्टर जरो उसका हृदय बाहर निकालता है। नोरा अपने पिता के लिए चिल्लाती है, लेकिन फित्सी उसे दूर खींचता है और वे सुरक्षित स्थान पर भागते हैं। उनकी बदकिस्मती के बावजूद मृतकों के कक्ष में बंद हो जाते हैं। उन्हें अंदर फंसाने के बिना कोई विकल्प नहीं बचा होने पर फित्सी निर्भय रूप से मृत्युप्राय प्राणी से सामना करने का साहसपूर्वक निर्णय लेता है, बजाय निरंतर भय में जीने का। जब वो धीरे धीरे मृतकों के कक्ष में लौटता है, तो उसे दिखाई देता है कि माइल्स अभी भी जीवित हैं और एक बड़े स्केल पर बंधे हुए हैं। फित्सी अपनी कैमरे पर इस भयानक दृश्य को कैद करता है, जबकि प्राणी माइल्स का वजन लेता है। उसकी हृदय की महत्ता का निर्धारण करने के लिए एक अशुद्धता मिलने पर प्राणी हृदय खा जाता है, जिससे उसकी पूर्ण विनाश होती है। इसके बाद फित्सी नोरा के पास लौटता है और उसे पकड़े गए फुटेज दिखाता है। यदि वो पहले से ही बहुत डर रही थी,
तो नोरा उसे पशु जैसा जानवर अनुबिस के रूप में पहचानती है, जो अशुद्ध या दोषी लोगों के हृदय का भोजन करता है। अनुबिस चला जाने के बाद फिट्जी मरे हुए सैनिक से बंदूक लेने जाता है, जबकि नोरा अपने पिता के मृत शरीर से एक फ्लेयर लेती है। कुछ ही क्षणों बाद वो एक लिखित पाठ के साथ एक कमरे में आती है और एक ऐतिहासिक विवरण को समझती है। पिरामिड अनुबिस को बंद करने के लिए बनाई गई थी, जो अपने पिता ओसिरिस के साथ मिलने की तलाश में है, ताकि स्वर्ग के अंतिम द्वार तक पहुंच सके। कमरे के चारों ओर देखने के बाद दोस्ती एक रस्सी वाले स्थान के साथ मिलती है और यह संभावित है कि सैनिकों ने उस मार्ग से पिरामिड में प्रवेश किया हो बिना किसी विलंब के। नोरा शुरू करती है रस्सी पर चढ़ना, जिसके बाद फिट्जी भी उसका अनुसरण करता है। अचानक उन्हें अनुबिस द्वारा हमला किया जाता है, जो फिर फिट्जी को ले जाता है। निकलने के लिए निर्धारित नोरा अपनी उच्चारण को जारी रखती है, लेकिन अनुबिस भी उसके पीछे आता है। एक बेहद बेहोशी की हालत में वो फ्लेयर को जलाती है और प्राणी को दूर धकेलती है। वो इस अवसर का उपयोग करके रस्सी के शीर्ष तक पहुंचती है। अपनी अत्यधिक थकान के बावजूद जब नोरा सत्ता प्राप्त करती है, तो वो खुद को एक स्तंभ में बंधा हुआ पाती है, जहां वो फिट्जी को मदद के लिए बेहद विनती करते हुए देखती है। दुखद तौर पर अनुबिस उसके सामने फिट्जी के चेहरे को तोड़ देता है। मुझे लगा वो दिल पसंद करता है, लेकिन मुझे लगता है कि CGI बजट केवल एक के लिए ही अनुमति देता है। भयानक आतंक के बावजूद नोरा संयम पूर्वक कार्य करती है। वो अपने हाथ में छिपी हुई चाकू का उपयोग करती है